हेलो दोस्तों, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा जी का नॉवेल अपने कत्ल की सुपारी का दूसरा भाग। त्रिवेंद्रम चुप हुआ तो भारी भरकम चेहरे वाले असलम शेख ने कहा, हालात पर गौर किया जाए तो ये नहीं कहा जा सकता कि बजरंगी गलत नतीजे पर पहुंचा था। मानता हूँ, तभी तो मुझे जवाब नहीं सूझा था, ना सिर्फ उस वक्त बल्कि बाद में भी। त्रिवेंद्रम बोला, खास तौर पर खिड़की के अंदर से खुली होने का। बजरंगी उसी के कारण इस नतीजे पर पहुंचा था कि चोर जो भी है, सुगंधा उससे मिली हुई है। जितना सोचता सिर धुलने को मन करता, बाल नोचने को जी चाहता। ये सोचकर खुद को कोसता कि बेडरूम में अपनी एंट्री को सरल बनाने के लिए मैंने खिड़की अंदर से खोली ही क्यों थी। उसी वक्त क्यों नहीं सोच लिया था कि उसके खुली मिलने के बाद में इन्वेस्टिगेटर इस दृष्टिकोण से भी देख सकता है। मगर अब क्या हो सकता था, जो होना तो हो चुका था। बाइक का क्या किया? हेलमेट सहित वापसी में अम्बेडकर नगर और राजनगर की सरहद पर पड़ने वाली नहर में डुबो दी थी, ताकि जल्दी किसी की नज़रों में ना आ सके। क्योंकि उसके बरामद होने पर पुलिस ये पता लगा सकती थी कि उसे अम्बेडकर नगर रेलवे स्टेशन की पार्किंग से चुराया गया था। ये पता लगने पर पुलिस ऑटो वाले तक भी पहुंच सकती थी, और ऐसा होता तो मैं धरा जा सकता था। नहर से रीजेंसी तक कैसे पहुंचे? एक ट्रक में लिफ्ट लेकर अम्बेडकर नगर चेक पोस्ट तक, वहां से ऑटो में रीजेंसी तक। जीन्स, शर्ट, मफलर, जूते और पेचकस किटा दी। वापसी में एक पत्थर के साथ बांधकर नहर के हवाले कर दिया, ताकि कभी पानी के ऊपर ना आ सके। 5 लाख कहाँ थे? गाड़ी की डिग्गी में, स्टेपनी के अंदर। काफ़ी सुरक्षित जगह चुनी थी। त्रिवेंद्रम चुप रहा। असलम शेख ने पूछा, उसके बाद? उसके बाद क्या? चोरी को खोलने के लिए बजरंगी ने क्या किया? इससे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि मैंने क्या किया। क्या किया? उस दिन ऑफिस न जा सका। दोपहर तक इसी सदमे में डूबा रहा कि मेरी बेवकूफ़ी के कारण ये क्या हो गया। कम से कम बजरंगी की नज़रों में मैंने अपनी सीता जैसी पवित्र पत्नी को संदिग्ध बना दिया था। पर दोपहर बाद सोचा, सदमे में डूबे रहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। उस काम की तरफ कदम बढ़ाने चाहिए जिसके लिए 5 लाख उड़ाए थे। सो उठा, ऑल्टो लेकर घर से निकला। सुगंधा ने पूछा, कहाँ जा रहा हो? कहाँ जा रहे हो? इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा कि थोड़ी देर में लौट आऊँगा। घर से काफ़ी दूर जाने के बाद गाड़ी एक टेलीफोन बूथ के बाहर रोकी। बूथ में गया, जुगल किशोर का मोबाइल नंबर मिलाया। कॉल रिसीव की जाने से पहले ही जेब से रुमाल निकालकर माउथ पीस पर डाल चुका था। यस, जुगल किशोर की आवाज़ उभरी। मैंने सीधे कहा, जटाशंकर का नंबर चाहिए। जटाशंकर? आवाज़ बता रही थी कि जुगल किशोर बुरी तरह चौंका है। कौन जटाशंकर? मैंने कड़क लहजे में कहा, सुपारी किलर जटाशंकर। मेरा किसी सुपारी किलर से क्या लेना देना? हकलाहट से भरपूर आवाज़ में कहा गया था। क्यों? मैं गुर्राया। उसे सुपारी देकर तुमने अपनी बीवी का मर्डर नहीं कराया था? अपनी बीवी का मर्डर? मैंने? घबराहट के कारण आवाज़ बुरी तरह कांप रही थी। सुपारी देकर जटाशंकर से? क्या बक रहे हो? पायल तो टेरेस से गिरकर मरी थी। लोग समझते होंगे ऐसा, लेकिन मैं हकीकत जानता हूँ। मैं पुनः गुर्राया था। जटाशंकर से तुम ही ने कहा था कि पायल का मर्डर इस तरीके से होना चाहिए कि दुर्घटना लगे। इस काम के उसने 50,000 ज़्यादा लिए थे। तब जटाशंकर के आदमियों ने उसे फन मॉल के टेरेस से ढकेल दिया था। कौन हो तुम? क्या बकवास कर रहे हो? ये तो तुम कभी नहीं जान सकोगे कि मैं कौन हूँ, लेकिन ये जानते हो कि मैं बकवास नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वो कह रहा हूँ कि जो हकीकत है। ऐसी हकीकत जिसे अगर मैंने पुलिस के कानों तक पहुँचा दिया तो तुम सीधे फांसी के फंदे पर पहुँच जाओगे। तो तुम मुझे डरा नहीं सकते। मत डरो, पुलिस को फ़ोन कर देता हूँ। सबूत क्या है तुम्हारे पास? किस बात का सबूत? कि मैंने जटाशंकर को सुपारी देकर पायल का मर्डर कराया? हाँ। मैं पुलिस से कहूँगा स्टेट बैंक से जुगल किशोर के अकाउंट का स्टेटमेंट निकलवा लें। वो स्टेटमेंट बताएगा पायल की मौत से एक हफ्ता पहले जुगल किशोर ने 3 लाख निकाले थे। इतना कहना काफ़ी होगा कि जुगल किशोर से पूछा जाए, इन 3 लाख का उसने क्या किया। जब पुलिस पूछेगी तो तुम जवाब नहीं दे तो तुम्हें कैसे मालूम कि मैंने 3 लाख रुपए निकाले थे? मुझे तो ये भी मालूम है कि वे रुपए तुमने अंबर होटल के रूम नंबर 777 में जटाशंकर के हवाले किए थे। तो कैसे? ये सब कैसे मालूम है तुम्हें? आवाज़ बता रही थी कि जुगल किशोर बुरी तरह पस्त हो चुका है। यही मेरा मकसद था। मैंने अपने लहजे को प्रभावशाली बनाते हुए कहा, हर आदमी अपने काम की जानकारी पता लगा लेता है। तुमने भी तो पायल का मर्डर कराने के लिए जटाशंकर का पता लगा ही लिया था। क्या चाहते हो? शुरू में ही कहा था जटाशंकर का नंबर। किस लिए? सुपारी किलर का नंबर किसी को क्यों चाहिए होगा? क्या तुम्हें भी किसी का मर्डर कराना है? जाहिर है। किसका? तुम पागल हो क्या? मैंने डपटा। वो बौखलाया। क्या मतलब? खालिस फालतू का सवाल किया है तुमने। क्या कोई किसी को बता सकता है कि उसे किसका मर्डर कराना? सॉरी सॉरी। नंबर बताओ या फांसी पर चढ़ो।
अगर तुम इतना सब जानते हो तो ये भी जानते होगे कि जटाशंकर का नंबर मेरे पास नहीं है। जुगल किशोर ने पहली बार खुद को नियंत्रित करके बोलना शुरू किया था। बल्कि किसी भी आम आदमी के पास नहीं है। उसका नंबर केवल उनके पास हो सकता है जिनके पास खुद जटाशंकर चाहता है। जानता हूँ, लेकिन उसका नंबर तो तुम्हारे पास है, जिसके थ्रू जटाशंकर तक पहुंचे थे। वह उसके आदमियों में से एक था, मगर मैं उसका नाम नहीं जानता। उसने बताया ही नहीं था। नंबर तो होगा, है, मगर कोई फ़ायदा नहीं। मतलब, उसने कहा था इस नंबर को दोबारा मिलाने की कोशिश मत करना। ऐसा किया तो तुम्हारा ही मर्डर कर दिया जाएगा। इसलिए मैंने दोबारा कभी वो नंबर नहीं मिलाया। तुम कहाँ मिलाओगे? नंबर तो मैं मिलाऊंगा उसका। पायल के मर्डर के 2 साल हो गए। मुमकिन है उसने नंबर बदल लिया हो। ऐसे लोग एक नंबर को ज़्यादा दिन कहाँ रखते हैं। वो मैं देख लूँगा, नंबर दो। मुझे याद नहीं है। फिर डायरी में लिखा है और वो घर पर है। तुम कहाँ हो? ऑफिस में। घर कब पहुँचोगे? शाम को 6 बजे। मैं 8 बजे फ़ोन करूँगा, तब बता देना। सपाट स्वर में कहने के बाद मैंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। जुगल किशोर और मैं महानगर पालिका में काम करते हैं। मैं गृह कर का इंचार्ज हूँ, जुगल किशोर जलकर का। हम दोनों में काफ़ी अच्छी छनती है। बूथ से निकलकर मुश्किल से 1 किलोमीटर दूरी पहुंचा था कि मोबाइल घनघना उठा। मैंने डैशबोर्ड से उठाकर उसकी स्क्रीन देखी तो जुगल किशोर का नंबर स्पार्क होते पाया। समझ गया कि वो मुझे फ़ोन क्यों कर रहा है। दाएं हाथ से स्टेयरिंग संभाले, बाएं हाथ की उंगली से कॉल रिसीव की और मोबाइल कान से लगाता हुआ बोला, हाँ जुगल। हड़बड़ाए हुए अंदाज में अधीरतापूर्वक पूछा गया, आज ऑफिस क्यों नहीं आया? कहाँ है तू? पुलिस स्टेशन से लौट रहा हूँ। पुलिस स्टेशन से? रात घर में चोरी हुई थी यार, उसी सिलसिले में गया था। तुझे तो मालूम है पुलिस वाले साले। कैसे हो गई चोरी? मैंने संक्षेप में बता दिया, परंतु बताने के दरमियान ही महसूस कर लिया था कि वो मेरी बातें ध्यान से नहीं सुन रहा है। मेरे चुप होते ही बोला, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। करना? फ़ोन पर नहीं। फिर? मिलना पड़ेगा। कल तो मैं ऑफिस आऊँगा ही। नहीं, कल नहीं, आज ही, बल्कि अभी। ऐसी क्या बात है कोई बात? मैं ऑफिस से छुट्टी लेकर ठेके पर पहुंच रहा हूँ, तू भी वहीं पहुंच। ऑफिस की छुट्टी के बाद हम दोनों 1 डेढ़ घंटा गांधी पार्क की एक बेंच पर गुजारने के बाद अपने अपने घर जाते थे। कुछ खास नहीं, दोनों यार बस गपशप करते रहते थे, इसलिए उस बेंच को हमने ठेक कहना शुरू कर दिया था। समझ रहा था कि वह मुझसे तुरंत क्यों मिलना चाहता है, मगर बोला, अभी नहीं जुगल, शाम 6:30 बजे मिलते हैं। नहीं, अभी। अभी के अभी मिलना है त्रिवेंद्रम। उसने जिद की। तू जहाँ भी है फ़ौरन ठेक पर पहुँच। कहने के बाद उसने मुझे बोलने का मौका दिए बगैर कनेक्शन काट दिया। मैंने मोबाइल वापस डैशबोर्ड पर रख दिया। जानता था कि वह क्या बातें करने वाला है। मानसिक रूप से खुद को तैयार करते हुए गांधी पार्क की तरफ घुमा दी। जैसा कि बता चुका हूँ, वहाँ हम ऑफिस के बाद करीब 5:30 पौने 6 बजे पहुँचते थे। सर्दियों का मौसम होने के कारण अंधेरा फैलना शुरू हो जाया करता था। पार्क की रंग बिरंगी लाइटें ऑन हो जाती थी और उस फव्वारे को भी ऑन कर दिया जाता था, जिसकी जल रेखाएं पानी की छतरी सी बनाती हुई 15-20 फुट ऊपर तक उछलती थी। उन सब के कारण वहाँ का नज़ारा काफ़ी दिलकश होता था। पर इस वक्त दोपहर के कारण ऐसा ना था। न लाइटें ऑन थी, न फव्वारा चल रहा था, और न ही पार्क में उतने लोग थे जितने शाम के वक्त हुआ करते थे। इक्का दुक्का लोग इधर उधर बेंचों पर बैठे धूप सेक रहे थे। गुनगुनी धूप लग भी बहुत अच्छी रही थी। जुगल किशोर पहले पहुंच चुका था। मुझे देखते ही वह अधीरतापूर्वक बेंच से खड़ा होता हुआ बोला था, हाँ त्रिवेंद्र वहाँ। क्या बात है जुगल? मैं उसके करीब पहुंचता बोला, तू ज़रूरत से कुछ ज़्यादा ही बेचैन नज़र आ रहा है। इस बार वह कुछ बोला नहीं, बस एकटक मुझे देखता रहा, बल्कि ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि घूरता रहा। मुझे पूछना पड़ा, क्या हुआ जुगल, तू मुझे इस तरह क्यों देख रहा है? उसने लगातार मेरी आंखों में झांकते हुए बहुत ही कड़क लहजे में पूछा, जटाशंकर वाली बात किसे बताई? मैंने एक्टिंग शुरू की। कौन जटाशंकर? उसकी आंखों की कड़ाई कुछ घनी हो गई, गुर्राया, बनने की कोशिश मत कर त्रिवेंद्रम। मैंने पायल के बारे में तेरे अलावा किसी को नहीं बताया था। पायल? जटाशंकर? ओह अच्छा, तो उस बारे में बात कर रहा है। मैंने इस तरह कहा जैसे अब जाकर बात समझाऊं। हाँ, उसी बारे में बात कर रहा हूँ मैं। लहजा बहुत ही ठंडा था। अब बताओ उसके बारे में किसे बताया? पागल हुआ है क्या? मैं बराबर एक्टिंग कर रहा था। वो भी भला किसी को बताने वाली बात है? वही तो कह रहा हूँ मैं, वो किसी को बताने वाली बात नहीं थी। तुझ पर विश्वास करके अपना मन हल्का करने के लिए बताई थी। ये भी बताया था कि वैसा क्यों करना पड़ा। साली पड़ोसी के बिस्तर पर सोने लगी थी। कई बार मना करने के बाद भी नहीं मानी, इसलिए जटाशंकर को सुपारी देनी पड़ी। लेकिन तूने मेरे विश्वास को तोड़ा, किसी को वो बात बता दी। कैसी बात कर रहा है यार, कसम से। मैंने अपने गले की कंठी पकड़ी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, और बताता भी कैसे? सच पूछो तो मैं उस बात को भुला ही बैठा था। ऐसी बातें क्या याद रखने के लिए होती हैं? तूने जिक्र छेड़ा तो याद आई। सच कह रहा है? वह मुझे शंका भरी नजरों से घूर रहा था। सच यार, तेरी कसम, इतना उत्तेजित मत हो। आराम से बैठकर बातें करते हैं। कहने के साथ मैंने जुगल किशोर का बाजू पकड़कर बेंच पर बैठाया और खुद भी उसकी बगल में बैठता हुआ बोला, बात क्या है? तुझे ऐसा शक क्यों हुआ? मेरे पास किसी का फ़ोन आया था। किसका? उसने नाम नहीं बताया। क्या कह रहा था? जटाशंकर का नंबर मांग रहा था।
जटाशंकर का नंबर? मैंने चौंकने की एक्टिंग की। क्यों? उसे भी किसी का कत्ल कराना है। कह देता मेरे पास जटाशंकर का नंबर नहीं है, और सच भी है ये। तेरे पास जटाशंकर का नंबर है ही कहाँ? तेरे पास तो उसके एक आदमी का नंबर था। मैंने कहा तो? बोला उसी का नंबर दो। मैं जैसे सोच में पड़ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, कह देता 2 साल पुरानी बात हो गई है, अब मेरे पास नंबर नहीं है। ऐसा नहीं कह सकता था। क्यों? उसे यकीन नहीं आता, और उसे सब कुछ पता था। वो सब कुछ जो मैंने तुझे बताया था। ये भी कि जटाशंकर को सुपारी देने के लिए मैंने 3 लाख रुपए अपने अकाउंट से निकाले थे। ये भी कि मैंने वे रुपए जटाशंकर को अंबर होटल के कौन से कमरे में सौंपे थे। कहने लगा ये बात वो पुलिस को बता देगा। पुलिस मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट निकालवा लेगी और मेरे फांसी के फंदे पर पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा। कहने लगा, सोच लो, मुझे नंबर दोगे या फांसी पर झूलोगे? मैंने अपने चेहरे पर ऐसे भाव इकट्ठे कर लिए जैसे गहन चिंता में डूब गया हूँ। कुछ नहीं बोला क्योंकि जानता था कुछ देर बाद जुगल किशोर खुद ही बोलेगा। वही हुआ। उसने कहा, अब बोलना, उसे इतनी बातें कैसे पता लगी? तेरा मुझ पर शक करना वाजिब है, मगर तेरे सिर की कसम यार, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। कर सकता तो यकीन कर अपने दोस्त पर, और जहाँ तक फ़ोन करता को इतनी सब बातें पता होने का सवाल है तो इस संबंध में तो मैं बस इतना ही कह सकता हूँ कि हर आदमी अपने मतलब की बातें पता लगा ही लेता है। मगर हमें इतने फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। क्या बात कर रहा है? इसमें फ़िक्र की बात ही नहीं। इसमें फ़िक्र की बात ही नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि जिनके घर शीशे के होते हैं वे दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंका करते। क्योंकि उसे खुद किसी का कत्ल कराना है, इसलिए वह हमारा राज नहीं खोलेगा। तो क्या उसे नंबर बता दूँ? अभी बताया नहीं? नहीं। क्या कहा? ये कहकर टाल दिया कि नंबर डायरी में लिखा है और वो घर में है जबकि मैं ऑफिस में हूँ। क्या बोला? 8 बजे फ़ोन करेगा तब बताने को कहा है। मैं चुप रह गया। उसने अधीर होकर कहा, बोलना, मैं क्या करूँ? कुछ और देर चुप रहने के बाद मैंने इस तरह कहा जैसे निर्णय पर पहुँच गया हूँ, नंबर बता देने के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं है। नहीं बताएंगे तो ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। वो तो मैं तब भी बता सकता था क्योंकि नंबर किसी डायरी में नहीं बल्कि मेरे जहन में है। डायरी की बात तो केवल उसे टालने के लिए कही थी। मैं तो उससे डिस्कस करना चाहता था, बल्कि जानना चाहता था कि तूने किससे जिक्र किया है। बता ही चुका हूँ मैंने किसी से। और हाँ, इस बार मैं अपना वाक्य पूरा न कर सका क्योंकि उससे पहले ही सारे जिस्म चींटियां सी काटने लगी थी और मेरा जिस्म ठीक उसी तरह तेजी से गर्म होने लगा था जैसे धूप में अक्सर होता था। मैं बेचैन हो गया। अपने जिस्म को खुजाने लगा, कभी यहाँ से कभी वहाँ से। सारा जिस्म पसीने पसीने होने लगा, कपड़े गीले होने लगे। जुगल किशोर ने मेरे सिर से बह रहे पसीने को, चेहरे को और कनपटियों पर देखा तो बुरी तरह चौंकता हुआ बोला, क्या हुआ त्रिवेंद्र, क्या हुआ तुझे? होश होता तो उसके सवाल का जवाब देता। मुझे तो खुजाने से ही फुर्सत ना थी। सारे शरीर में खुजली हो रही थी और हाथ केवल 2 थे। कहाँ कहाँ खुजाता। ऐसा लग रहा था जैसे सारे शरीर पर असंख्य चींटियां चढ़ गई हों, जैसे जिस्म को किसी ने दहकती भट्टी में डाल दिया हो। मुंह से अजीब अजीब सी आवाज़ें निकलने लगी। गर्म रेत पर पड़ी मछली की मानिंद तड़पने लगा। मुझे पकड़ने और संभालने की नाकाम कोशिश करता जुगल किशोर बार बार यही कहे जा रहा था कि क्या हुआ, अचानक तुझे क्या हुआ त्रिवेंद्रम? मैं अपने आप से, अपने शरीर से लड़ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई अंदर से सुलगा रहा हो। फिर उस आग से बचने के लिए मैंने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। एक एक कपड़ा उतार कर इधर उधर फेंकने लगा। मेरी हरकतें पागलों जैसी थी। फव्वारे के आसपास उस वक्त जितने भी लोग थे सब मेरी ओर दौड़े। हर एक का एक ही सवाल था, क्या हुआ है? जवाब किसी के पास नहीं। मेरे पास था तो मुझे बोलने का होश नहीं। लोगों ने मुझे पकड़ने, काबू में करने की कोशिश की, मगर मैं जब पहले ही काबू में नहीं था तो किसी के काबू में क्या आता। दहशत सी अवस्था में डूबे लोग मुझसे दूर हो गए। उनके पास वे देखने के अलावा कोई चारा ना था जो मैं कर रहा था। और कर मैं ये रहा था कि अपने मुंह से विचित्र विचित्र आवाज़ें निकालने के साथ साथ एक एक करके सारे कपड़े उतार रहा था। जिस्म पर केवल बनियान और अंडरवियर रह गया था। पसीने से नहाया जिस्म अब भी सुलग रहा था। जी चाह रहा था अंडरवियर बनियान को भी उतार कर फेंक दूं, मगर दिमाग इतना काम कर रहा था कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस्म को अंदर से सुलगा रही आग से खुद को बचाने के लिए दौड़ा। मेरी हरकतों से घबराई हुई भीड़ ने काई की तरह फटकर मुझे रास्ता दिया और मैं किसी नीम पागल की तरह भागता हुआ फव्वारे के नज़दीक पहुंचा। मैं चल तो नहीं रहा था लेकिन कुंड में पानी भरा हुआ था। मैंने पानी में जंप लगा दी। पानी के टच में आते ही जिस्म के अंदर सुलग रही आग जैसे ठंडी पड़ने लगी। सारी चींटियां जैसे एक ही झटके में मेरे शरीर से गायब हो गई। खुजली बंद हो गई। राहत महसूस की तो पानी में दूसरी डुबकी लगाई। उसके बाद तीसरी, चौथी, पांचवी, जाने कितनी डुबकियां लगाता चला गया। रुका तब जब लगा अब सामान्य हूँ। कोई खुजली नहीं है, कोई चींटी नहीं काट रही है, जिस्म नहीं सुलग रहा है। मैंने देखा लोग कुंड के चारों तरफ खड़े अजीब सी नज़रों से मुझे ही देख रहे थे। जुगल किशोर भी उन्हीं में था। मुझे सामान्य देखकर उसने कहा, तू ठीक है ना त्रिवेंद्रम? कोशिश के बावजूद मुंह से आवाज़ न निकली। कुंड से बाहर आया। काफ़ी दूर घास पर छितराए पड़े अपने कपड़ों की तरफ बढ़ा। लोग अब भी मुझसे डरे सहमे थे। बहुत कुछ पूछना चाहते थे लेकिन किसी में सवाल करने की हिम्मत नहीं थी। जुगल किशोर भी तब हिम्मत जुटा सका जब मैंने गीले जिस्म पर ही कपड़े पहनने शुरू कर दिए। उसने नज़दीक आकर पूछा था,
ये अचानक तुझे क्या हुआ था त्रिवेंद्रम? अचानक नहीं, मेरी बेवकूफ़ी से हुआ था। मैंने पैंट पहनते हुए कहा। पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी कई बार हो चुका है। तब होता है जब जिस्म को ज़्यादा गर्मी लगे या ज़्यादा सर्दी लगे। धूप में तो खास तौर पर हो जाता है। तेरी बातों में उलझा मैं ये भूल गया कि धूप में बैठा हूँ और क्या हो गया। कैसा लगता है तुझे? मैंने बताया। तो किसी डॉक्टर को दिखाना, आ मेरे साथ चल। दिखा चुका हूँ, मैंने स्वेटर पहना। क्या बताया? कुछ खास नहीं है, कहने के साथ मैंने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा था। सुबह शाम सारे जिस्म पर लगाने के लिए क्रीम दे रखी है। लगाता हूँ, ज़्यादा सर्दी गर्मी से बचने को कह रखा है, खास तौर पर धूप से। पर ऐसा कब तक चलेगा? तू तो ज़रूरत से ज़्यादा डर गया यार, मैंने हंसते हुए उसका कंधा थपथपाया। डॉक्टर का कहना है कि क्रीम से 3 महीने में शिकायत दूर हो जाएगी, अभी केवल 15 दिन हुए हैं। वाकई धर्मेंद्र, मैं बहुत डर गया था। कहने के बाद जुगल किशोर ने पूछा, कौन से डॉक्टर को दिखाया? स्किन स्पेशलिस्ट है डॉक्टर जैन। मैं एक स्किन स्पेशलिस्ट को जानता हूँ, डॉक्टर तेवतिया। बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, उन्हें दिखाते हैं ना। मुझे आराम है, पहले अक्सर हो जाता था, अब काफ़ी कम होता है। इस वक्त भी मेरी ही गलती के कारण हुआ। मैंने उसके कंधे पर हाथ मारते हुए कहा, चलते हैं। दोस्तों, हिमांशु भाई की तबीयत खराब है, इसीलिए इससे आगे की कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। हालांकि मेरी आवाज़ में वो कशिश नहीं है जो हिमांशु भाई की आवाज़ में है, फिर भी थोड़ा झेल लेना दोस्तों। ठीक 8 बजे दूसरे पब्लिक बूथ से जुगल किशोर को फ़ोन किया। उसने नंबर बताने के साथ गिड़गिड़ाते हुए कहा, आप जो भी हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। बोलो। मेरा लहजा रूखा था। किसी को भी ये पता नहीं लगना चाहिए कि ये नंबर मैंने दिया है, उसे भी नहीं जिसका नंबर है। हो सकता है वो नाराज़ हो जाए और मेरे खिलाफ कुछ कर बैठे। मैंने ये कहकर फ़ोन रख दिया कि तुम पर कोई आँच नहीं आएगी, क्योंकि तुमने मेरी मदद की है। बूथ से बाहर आया, ऑल्टो में सवार हुआ, लेकिन ज़्यादा दूर नहीं गया। यूनिवर्सिटी के गेट पर पहुंचकर ऑल्टो फुटपाथ पर उतारी और रोक दी। इंजन बंद किया, जेब से मोबाइल निकाला। वो मेरा अपना मोबाइल नहीं था। मेरा मोबाइल तो गाड़ी के डैशबोर्ड पर पड़ा हुआ था। इस मोबाइल में जो सिम था वो मैंने ऐसे नाम और एड्रेस पर लिया था जिसके बारे में ये तक नहीं जानता था कि वो कहीं मौजूद है भी या नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है कि पुलिस और सिम कंपनियां भले ही चाहे जितनी सख्ती बरतें, परंतु ऐसे सिम जुटाना ज़रा भी मुश्किल नहीं है। मैंने उसी मोबाइल से जुगल किशोर द्वारा दिया गया नंबर मिलाया, मगर दूसरी तरफ से जो आवाज़ आई उसने मुझे निराशा के गहरे अंधकार में डुबो दिया। कहा गया था, ये नंबर मौजूद नहीं है। बहुत गहरा धक्का लगा था मुझे। जुगल किशोर के शब्द याद आए थे। उसने कहा था, नंबर 2 साल पुराना है, मुमकिन है बदल गया हो। वैसे भी ऐसे लोग एक नंबर को ज़्यादा समय तक नहीं चलाते। मेरा ख्याल था ऐसे लोग अपना नंबर हमेशा एक ही रखते हैं ताकि धंधा अनवरत चलता रहे। बहरहाल, अपना धंधा तो वे भी चलाए रखना चाहते हैं ना। मगर जुगल किशोर की बात सच निकली थी। अगर ये नंबर मौजूद नहीं है तो फिर अब मैं क्या करूँगा? क्या होगा मेरे प्लान का? अपने घर से अपने ही जो 5 लाख उड़ाए थे, जिनके लिए इतने पापड़ बेलने पड़े, इतने रिस्क उठाए, वो सब बेकार जाएगा? कैसा मूर्ख हूँ मैं। पहले मुझे जुगल किशोर से ये नंबर लेना चाहिए था, इस पर बात करनी चाहिए थी। बात हो जाती तब अपने घर में चोरी करनी चाहिए थी। किया उल्टा, पहले चोरी की, खुद को इतने खतरे में फंसाया, अपनी बेवकूफ़ी से बजरंगी की नज़रों में अपनी सुगंधा को चरित्रहीन बनाया। उसके अलावा भी ऐसा बहुत कुछ कर चुका था जिसका अभी तक मैंने जिक्र नहीं किया है। और अब क्या नतीजा निकला? ये नंबर ही मौजूद नहीं है। एक बार फिर नंबर मिलाया, वही जवाब। कई बार मिलाया, अनेक बार मिलाया, हर एक बार एक ही जवाब। जी चाहा अपना सिर धुन लूँ, बाल नोच लूँ। निराशा के गर्त में डूबे मैंने मोबाइल जेब में रखा, गाड़ी स्टार्ट की और घर पहुंच गया। नींद नहीं आ रही थी, करवटें बदल रहा था। सुगंधा ने कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही? मैं यूं उछला जैसे चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो, लेकिन तुरंत ही बात संभालता हुआ बोला, सोच रहा हूँ जो था वो भी चला गया, अब क्या होगा? कैसे होगी कीर्ति की शादी? उस वक्त सुगंधा ने मेरा हौसला बढ़ाया, कहा, चिंता ना करो, भगवान जरूर कोई रास्ता निकालेगा। तुम भी तो नहीं सो रही थी? मैं तो बस ये सोच रही थी कि 5 लाख मिलें ना मिलें, पर यह ज़रूर पता लगाना चाहिए कि चोरी किसने की, किस तरीके से की है। कम से कम बजरंगी वो तो ना सोचे जो सोच रहा है। ये बात सुगंधा को मैंने ही बताई थी कि बजरंगी उसके बारे में क्या सोच रहा है। बताना नहीं चाहता था,
लेकिन उस वक्त बतानी पड़ी जब सुगंधा ने बार बार पूछा कि बजरंगी से एकांत में बात करते वक्त आपको इतना गुस्सा क्यों आया था, आपने उसका गिरेबान क्यों पकड़ लिया था। सुनकर सन्न रह गई थी बेचारी। सुगंधा की मानसिक अवस्था के बारे में सोचकर मेरी आंखें भर आई और मैंने उसे आलिंगन में भर लिया। परंतु तब भी हम सो ना सके थे। सुबह को तब जब सुगंधा किचन में थी, मैंने एक बार फिर उसी मोबाइल से उसी नंबर पर फ़ोन किया। नतीजा ढाक के 3 पात। मैं निराशा के ऐसे गर्त में डूबा जा रहा था जिससे निकलने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। उस वक्त सुबह के 9 बजे थे। मैं हर वर्किंग डे की तरह कीर्ति, अभिषेक और सुगंधा के साथ डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहा था। माता पिता अपने ही कमरे में ब्रेकफास्ट करते हैं। सैंडविच का पहला कौर तोड़ा ही था कि जेब में झंझनाहट महसूस की। ये झंझनाहट उस गुप्त मोबाइल फ़ोन की थी जिसके बारे में मेरे अलावा किसी को पता न था। उसे मैंने वाइब्रेटर पर डाल रखा था और ये महसूस करते ही सारे जिस्म में रोमांच की लहर दौड़ गई कि उस पर किसी की कॉल आ रही है। ये विचार विद्युत गति से मेरे जहन में कौंधा था कि ये कॉल जटाशंकर के ही किसी आदमी की हो सकती है, क्योंकि ना तो वो नंबर किसी के पास था और ना ही मैंने उससे जुगल किशोर द्वारा दिए गए नंबर के अलावा कभी कोई नंबर मिलाया था। शायद वे मुझसे संबंध स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं एक झटके से इतनी तेज़ी के साथ डाइनिंग चेयर से उठा कि वो अपनी एक टांग पर नाचती हुई फर्श पर जा गिरी। मैं खुद भी लड़खड़ा गया। क्या हुआ? चौंक कर एक साथ तीनों ने पूछा। मैंने अपना मुंह खोलकर दिखाया जिसमें सैंडविच का मलूदा भरा हुआ था और उन्हें वहीं रुकने का इशारा करके बाथरूम की तरफ दौड़ा इसलिए था कि देर होने पर दूसरी तरफ से कॉल कहीं काट ना दी जाए। जेब में वाइब्रेशन अब भी महसूस कर रहा था। अभिषेक, कीर्ति और सुगंधा की हालत पर ज़रा भी ध्यान दिए बगैर मैं बाथरूम में पहुंचा। झटके से दरवाज़ा बंद करके चटकनी चढ़ाई और बिजली किसी गति से मोबाइल निकाला। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था, बल्कि अननोन लिखा था। मुझे पूरा विश्वास हो गया कि फ़ोन उन्हीं का है, क्योंकि ऐसे करतब वे ही दिखा सकते थे। मैंने कॉल रिसीव करने के साथ जल्दी से हेलो कहा। कौन? जैसे मेरे कानों में पिघला हुआ शीशा उड़ेला गया हो। मैंने सतर्क लहजे में कहा, फ़ोन आपने मिलाया है, आप बोलिए किससे बात करनी है। वो नंबर बोला गया जो जुगल किशोर ने दिया था और जिससे मिलाते मिलाते मेरी उंगलियां घिस गई थीं। साथ ही पूछा गया, ये नंबर मिलाया था? मैंने लहजे को संयत रखने की कोशिश के साथ कहा, हाँ मैंने ये नंबर मिलाया था। क्यों? क्या मैं जटाशंकर के आदमी से बात कर रहा हूँ? मतलब की बात बोलो। मुझे एक कत्ल कराना है। नंबर कहाँ से मिला? इस बार मैंने भी सपाट जवाब दिया, एक ऐसे आदमी से जिसने 2 साल पहले ऐसा ही काम कराया था। कौन बोल रहा है? सॉरी, मैंने बहुत हिम्मत करके कहा था। जिस तरह आप खुद को गुप्त रखना चाहते हैं उसी तरह मैं भी खुद को। मेरी बात काट कर कहा गया, हम सुपारी देने वाले को अपना सुराग इसीलिए नहीं देते क्योंकि अगर वह पकड़ा जाए तो पुलिस के सामने टूट सकता है और पुलिस हम तक पहुंच सकती है। और मैं अपना सुराग इसीलिए नहीं देना चाहता क्योंकि चाहता हूं कि कभी पकड़ा ही ना जाऊं। गुड। किसका कत्ल कराना है? मिलने पर बताऊंगा। सिर्फ एक मुलाकात होगी, वो जिसमें तुम सुपारी दोगे। उसे मैं शिकार के बारे में बताना होगा। मैं भी यही चाहता हूँ। उससे पहले शिकार के स्टेटस के बारे में बताना होगा ताकि सुपारी तय की जा सके। सॉरी, मैं समझा नहीं। कोई मार्केट रेट सुपारी में प्रधानमंत्री का कत्ल कराना चाहे तो कैसे हो सकता है? शिकार का स्टेटस तो बताना ही होगा। मार्केट रेट किसके लिए है? आम आदमी के लिए। मार्केट रेट ही बताओ। यानी शिकार आम आदमी है। जी, 4.5 लाख। मैं थोड़ा अटका, फिर अपनी बात कहने के लिए भूमिका बनाता हुआ बोला, प्लीज़ ये ना समझिएगा कि मैं बार्गेनिंग कर रहा हूँ। हकीकत ये है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं और ना ही किसी तरह जुगाड़ कर सकता हूँ। मेरे पास नहीं हो सकता, मेरी बात काट कर कहा गया। कल फ़ोन करूँगा, 4:30 हो जाए तो बता देना। बस इसके बाद मुझे बोलने का मौका दिए बगैर फ़ोन काट दिया गया था। अब दिमाग में तसल्ली थी। वैसा हो जो गया था जैसा मैं चाहता था। वो तो उसने आगे बात ही नहीं करनी थी, वरना मुझे 4.5 लाख की रकम कबूल कर लेनी थी। बाथरूम से निकलने पर कहा गया कि सैंडविच में बाल आ गया था। अभिषेक और कीर्ति तो संतुष्ट हो गए थे, परंतु जाने क्यों लग रहा था कि सुगंधा मेरे बहाने से संतुष्ट नहीं है। पर मैंने ध्यान नहीं दिया, बल्कि ये कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि अब इन छोटी मोटी बातों पर ध्यान देने का मेरे पास टाइम भी नहीं था। अब तो मैं अपने प्लान पर सरपट दौड़ना चाहता था, लेकिन उसके लिए करीब 25,000 रुपये की ज़रूरत और थी।
सो बेडरूम के पास पहुंचकर सुगंधा से कहा, सुगंधा 25,000 पड़े हैं क्या? 25,000? वो चीखी। ऑफिस में अपने एक साथी को देने हैं। 5 लाख के बेस पर वादा लिया था। ये थोड़ी पता था कि चोरी हो जाएगी। मेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब भी ज़रूरत पड़ती है मैं उसी से मांगता हूँ। शुरू में हमेशा यही कहती है, लेकिन अंत में निकाल कर दे देती है। मैं जानता हूँ वो घर खर्च से बचाकर पैसे इकट्ठे करती रहती है और वो हमेशा मेरे ही काम आते हैं। बोला, उसकी बेटी की शादी है यार, नहीं दूंगा तो वो समस्या में फंस जाएगा। बेटी की शादी? कमज़ोर नस दबते ही सुगंधा गंभीर हो गई। मैंने मास्टर स्ट्रोक मारा। आज हम किसी के काम आएंगे तो कल कोई हमारे काम आएगा। हमें भी तो पैसे चाहिए होंगे। पर तुम 5 लाख के बेस पर किसी से वादा कैसे कर सकते हो? हमें तो 15 चाहिए। कीर्ति की शादी में अभी 6 महीने हैं। वो बेचारा तो अगले महीने ही लौटा देगा। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर बोली, मेरे पास 15 हैं। 15 दे दो, 10 कहीं और से लेकर दे दूंगा। उसे तो पूरे 25 ही देने हैं। वादा कर लिया था ना। तुम बाहर जाओ, मैं लाती हूँ। मैं डाइनिंग में पहुँच गया। उसने मुझे कभी इस बात की भनक ना लगने दी थी कि अपनी बचत कहाँ रखती है। कुछ देर बाद एक पोटली सी लिए डाइनिंग में आई और बोली, 20 हो गए हैं। मैं मुस्कुराया। कितनी सीधी है बेचारी, जो जोड़ती है मेरी ज़रूरत पर मुझे सौंप देती है। 20,000 जेब में डालकर ऑफिस के लिए निकला। रास्ते में पड़ने वाली एसटीडी बूथ पर गाड़ी रोकी और मुंबई का नंबर लगाकर बोला, अमरीश मजूमदार से बात करा दीजिए प्लीज़। कौन बोल रहा है? दूसरी तरफ से नारी स्वर ने पूछा। त्रिदेव चक्रवर्ती। होल्ड कीजिए, कहने के साथ ऐसी आवाज़ उभरी जैसे कॉल ट्रांसफ़र की जा रही हो। कुछ देर बाद वो आवाज़ उभरी जिससे मैंने 1 हफ्ता पहले भी बात की थी। यस, त्रिदेव बोल रहा हूँ मजूमदार साहब। ऐसे नहीं पहचाना जाता भाई, नंबर बोलो। 5065। हाँ ऐसे। अब कहो। माल तैयार है? कब का? तुमने फ़ोन ही नहीं किया और ना ही लेने आए। दूसरे कामों में बिज़ी हो गया था। 30,000 दे चुके हो, पूरी तरह प्रोफेशनल अंदाज में कहा गया। बाकी 30 देकर कभी भी उठा सकते हो। आज ही आ जाता हूँ। वेलकम कहकर फ़ोन रख दिया गया। मैंने तुरंत दूसरा नंबर लगाया। कॉल रिसीव की जाने पर सपाट स्वर में बोला, त्रिवेंद्रम चक्रवर्ती। जी साहब। क्या सोचा? 4 में काम नहीं हो सकता? मेरा लहजा ठंडा हो गया था। पूरे 50 जमा करा देना। एक मिनट प्लीज़। दूसरी तरफ से लगभग गिड़गड़ा कर कहा गया था, फ़ोन मत काटना। तुमने आवासीय प्लाट पर कमर्शियल बिल्डिंग बना रखी है मिस्टर अग्रवाल। मैं तिलों में से तेल निकालने वाले अंदाज में कहता चला गया। 50,000 गृह कर लगा है, उसे आधा कराना है तो 5 देने ही होंगे। नहीं कराना चाहते हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। सरकारी खजाने में पूरे पैसे जमा करा देना आज ही, वरना पेनल्टी भी जुड़ जाएगी। मैं तैयार हूँ। गांधी पार्क के गेट पर मिलो अभी। अभी नहीं, जल्दी से कहा गया। अभी तो मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, बैंक से निकलवाऊंगा। तब 10 बजने में 5 मिनट हैं। मैंने रिस्ट वॉच पर नज़र डालते हुए कहा। 5 मिनट बाद बैंक खुल जाएंगे। पैसे निकालो और 11 बजे गांधी पार्क पहुंचो। इसमें कोताही बरती तो मेरे हाथ में कुछ नहीं रह जाएगा। कहने के बाद मैंने लाइन काट दी थी। ऑफिस पहुंचा। कुछ लोग आ चुके थे, कुछ आ रहे थे। अधीनस्थों का अभिवादन स्वीकार करता हुआ मैं कुर्सी पर जा बैठा। कंप्यूटर ऑन किया। जतिन अग्रवाल के बिल पर पहुंचा जो 25,000 का था। प्रिंट निकाला और जेब में डाल लिया। कंप्यूटर बंद किया। स्टेनो से कहा, हमें कोई काम है, जा रहे हैं। कोई पूछे तो उसे पता नहीं लगना चाहिए कि हम ऑफिस में नहीं हैं। अटेंडेंस लगा कर जाएंगे। जी। घर से फ़ोन आए तब भी यही कहना है। उसने फिर जी कहा, लेकिन मैं उसका जी सुनने के लिए नहीं रुका था। महानगर पालिका बिल्डिंग के जलकर विंग में पहुंचा। जुगल किशोर आ चुका था। मैं विजिटर चेयर्स में से एक पर बैठा और मेज़ पर झुकता हुआ दबे हुए स्वर में बोला, क्या रहा? रात 8 बजे फ़ोन आया था, मैंने बता दिया। अच्छा किया, इसके अलावा कोई रास्ता भी नहीं था। वो चुप रहा। एक ज़रूरी काम से जा रहा हूँ। मैंने अपने मतलब की बात की। अटेंडेंस लगा दी है, स्टेनो को भी बोल दिया है। फिर भी कोई गड़बड़ हो तो संभाल लियो। घर से फ़ोन आने पर भी यही कहना है कि मैं ऑफिस में ही हूँ और ठेक पर भी नहीं मिलेंगे। जा कर रहा है तू? उसने पूछा। मैं इतना कहकर वहाँ से निकल गया कि मिलने पर बताऊँगा।
11:05 पर गांधी पार्क पहुंचा। जतिन अग्रवाल को प्रतीक्षा करते पाया। वो बाइक पर था। मैंने ऑल्टो उसकी बगल में रोकी और कांच नीचे उतारते हुए गाड़ी के अंदर आने को कहा। वो गेट खोलकर अंदर आया और मेरी बगल वाली सीट पर बैठ गया। मैंने शुष्क लहजे में कहा, निकालो। उसने बगैर ज़रा भी हुज्जत किए अपने कोट की अंदरूनी जेब से 1000 के 5 नोट निकालकर मेरी तरफ बढ़ाए और गिड़गिड़ाता हुआ बोला, काम हो तो जाएगा ना। मन ही मन तरस आया उस पर। लोग हम सरकारी सांडों को पैसा भी देते हैं और हमारे सामने गिड़गिड़ाते भी हैं, मगर उस तरस को जाहिर नहीं किया। वैसा करना प्रोफेशन के खिलाफ जो था। यानी तुमने रिश्वत ली? असलम शेख ने चौंकते हुए कहा। त्रिवेंद्रम बोला, मैंने कब कहा कि मैं दूध का धुला हूँ? असलम शेख अपनी मोटी मोटी आंखों से उसे देखता रहा। और सरकारी नौकरी में दूध का धुला बनकर कोई रह भी नहीं सकता। त्रिवेंद्रम कहता चला गया, तुम नहीं लोगे तो बगल वाला लेगा। उसे रोकने की कोशिश करोगे तो झुमरी तलैया भेज दिए जाओगे। निजाम के साथ चलना पड़ता है सर। ऐसा था तो घर से अपने ही पैसे चुराने की क्या ज़रूरत थी? रिश्वत के पैसों से ही जिस सीट पर हूँ वो इतना दूध कहाँ देती है वकील साहब। महीने में 15-20 हज़ार भी पीट लें तो खुश हो जाते हैं। सुना नहीं आपने? मेरे और जतिन अग्रवाल के बीच 4 और 5 हज़ार के लिए जद्दोजहद हो रही थी और वे 5 हज़ार भी मुझ अकेले के नहीं थे। उसमें स्टेनो और चपरासी का हिस्सा भी था। स्टेनो और चपरासी? स्टेनो का इसलिए क्योंकि उससे कुछ भी छुपा हुआ नहीं था, और चपरासी का इसलिए क्योंकि 50 हज़ार का कंप्यूटराइज बिल तो उसी ने जतिन अग्रवाल के घर पहुंचाया था। 50 हज़ार का बिल कैसे पहुंचा दिया? तुमने अभी अभी तो बताया कंप्यूटर में 25 हज़ार का ही बिल था जिसका प्रिंट निकालकर तुमने अपनी जेब में डाला। आप वकील होकर कैसी बात कर रहे हैं सर? क्या अब भी नहीं समझे कि जतिन अग्रवाल का वास्तविक बिल 25 हज़ार का ही था? 50 हज़ार का वो बिल जो चपरासी ने अग्रवाल को पहुंचाया महानगर पालिका के कंप्यूटर में कभी था ही नहीं। उसे एक दूसरे कंप्यूटर से बनाकर उसे डराने के लिए पहुंचाया गया था। ऐसा ना करते तो इतना लंबा चौड़ा बिल देखकर वो गिड़गिड़ाता हुआ हमारे पास क्यों आता और हम उसे कैसे धूते? अगर वो 50 हज़ार वाला बिल किसी को दिखा दे, दिखा ही नहीं सकता क्योंकि वो खुद चोर है। आवासीय प्लॉट पर कमर्शियल बिल्डिंग बनाए हुए है। चपरासी कह आया था बिल कम कराना हो तो साहब से मिल लेना। सो ऑफिस में आकर मुझसे मिलना उसकी मजबूरी थी। फिर उस 50 हज़ार के बिल का क्या हुआ? उसे तो मैंने पहले ही ये कहकर अपनी जेब में डाल लिया था कि इसे कम कराना हो तो 5 हज़ार लेकर आना। त्रिवेंद्रम कहता चला गया। गाड़ी में जब उसने 5 हज़ार दिए और ये कहा कि अब मुझे 50 तो जमा नहीं कराने पड़ेंगे, तो 50 हज़ार वाला बिल उसी के सामने फाड़ा। 25 वाला पकड़ाया और कहा, इसे जमा करा देना, काम फिनिश। पर तुम क्या कर रहे थे? कौन है मुंबई में रहने वाला अमरीश मजूमदार? उससे क्या माल लेना था तुम्हें? और फ़ोन पर उसे अपना नाम त्रिदेव चक्रवर्ती क्यों बताया? आपको याद होगा मैंने कहा था कि जटाशंकर के आदमी से बात करने से पहले अपने घर में चोरी करने के अलावा भी एक ऐसा काम कर बैठा था जिसका जिक्र अभी तक नहीं किया है। वो काम यही था। अमरीश मजूमदार से मैंने एक ऐसी चीज़ तैयार कराई थी जिसकी अपने प्लान में मुझे ज़रूरत पड़नी थी। उसका आधा पेमेंट कर चुका था, आधा चीज़ उठाने पर करना था। क्या थी वो चीज़? आपने ही तो कहा था मुझे हर बात विस्तार से बतानी है। हाँ, असलम शेख ने कहा, यही ठीक रहेगा। ब्लैक मैन के कान पुनः त्रिवेंद्रम की आवाज़ पर लग गए। तो दोस्तों, अपने कत्ल की सुपारी का ये भाग यहीं पे विराम देते हुए आपसे विदा लेता हूँ। जल्द ही इसका अगला भाग लेकर आपके सामने फिर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।